नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बद्वार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जिनके प्रयोग को लेकर हम में से अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। या तो हम उनकी वर्तनी को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं, या फिर उनमें से कोई शब्द ऐसा है जिसे गलत होते हुए भी हम सही मान बैठे हैं और सही होते हुए गलत मान बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है पूर्वग्रह यानी प्रेजुडिस। इस शब्द का प्रयोग आप और हम अत्यधिक करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि सही शब्द पूर्वाग्रह है ही नहीं, बल्कि सही शब्द है पूर्वग्रह। ऐसा क्यों? इसके लिए इस शब्द के हम टुकड़े करके देखते हैं। यह एक समस्त पद है, यानी इसमें समास हुआ है किन दो शब्दों के बीच? पूर्व और ग्रह के बीच में। पूर्व का अर्थ पहले से होता है, हम जानते हैं, और ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना। तो पहले से बनाया या ग्रहण किया गया मत पूर्वग्रह है। ऐसा विचार या धारणा जो आपके मस्तिष्क में घर कर चुकी हो और जिसे आप छोड़ने को तैयार ना हो, वह पूर्वग्रह कहलाती है। हाँ, पूर्व और आग्रह में संधि होती तब जरूर पूर्वाग्रह बनता, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, शब्द आग्रह है ही नहीं। आपने पहले किसी चीज़ का आग्रह नहीं किया है। पूर्वग्रह में आपने पहले से एक मत को ग्रहण करके आप बैठे हुए हैं, इसलिए पूर्व और ग्रह में समास हुआ है, पूर्व और आग्रह में संधि नहीं हुई है। पूर्व और ग्रह में समास इसलिए हुआ है क्योंकि संधि तो हो नहीं सकती। पूर्व के बाद यदि कोई स्वर आता तभी संधि संभव थी, जैसे पूर्वापर, पूर्वोक्त, पूर्वांचल, पूर्वार्ध इत्यादि। अगर पूर्व के बाद में आने वाला शब्द व्यंजन से शुरू है तो संधि संभव नहीं है, तब समास ही होगा। नहीं तो पूर्वगामी, पूर्व सूचना, पूर्व निर्णय, इन शब्दों में भी पूर्वागामी इत्यादि होना चाहिए था। अगर ये शब्द आपको बिल्कुल ही नया लग रहा है, अटपटा लग रहा है कि पूर्वग्रह तो कभी लिखा सुना पढ़ा ही नहीं, तो ध्यान कीजिएगा, खोजिएगा। डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय एक किताब का संपादन करते थे और उस पत्रिका का नाम था पूर्वग्रह। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द है दंपति यानी कपल या युगल। इसकी हिंदी में 3 वर्तनियाँ प्रचलित हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इनमें से पहली वर्तनी की। तो पहले यह जान लेते हैं कि दंपति शब्द भी एक समस्त पद है, समास हुआ है 2 शब्दों में, दम में और पति में, तब जाकर दंपति बना है। तो पहली वर्तनी की बात करें तो यहाँ दम और पत्ती बनता है। पत्ती का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। बड़ी की मात्रा होती तो इसका अर्थ लीफ होता, लेकिन चूंकि यहाँ छोटी की मात्रा है तो पत्ती शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता। तो यह वर्तनी तो अशुद्ध हो गई और शब्द हो गया निरर्थक। अब बात करते हैं दूसरी वर्तनी की। संस्कृत में पति पत्नी युगल को दंपति ही कहा जाता है। दम की बात हम अभी करेंगे, लेकिन यहाँ जो पति है वह हस्बैंड का द्योतक है। अब आप कहेंगे पति में तो छोटी की मात्रा लगती है, फिर बड़ी मात्रा क्यों? वो इसलिए कि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है। और अगर 2 पति कहना हो संस्कृत में तो वहाँ पति में बड़ी की मात्रा हो जाती है। और जब दंपति समास करके बनाया जाता है तो दंपति में भी 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी। तो 2 लोगों के होने की वजह से दंपति में द्विवचन का प्रयोग हुआ है और बड़ी की मात्रा लगी है। अब दंपति शब्द में पति शब्द तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पत्नी कहाँ है? तो इसके लिए हमें दम शब्द को देखना पड़ेगा। दंपति एक संस्कृत शब्द है, तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वह होता है जायश्च पतिश्च। जाया माने पत्नी, तो पत्नी और पति मिलकर दंपति शब्द बनाते हैं। लेकिन आगे यह भी कहा गया है व्याकरण में, जाया शब्द से दम आदेश, यानी जाय शब्द के स्थान पर दम शब्द आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दम शब्द का अब स्वतंत्र प्रयोग नहीं दिखाई देता। पत्नी के अर्थ में दम शब्द का प्रयोग पहले शायद कभी कहीं होता हो, लेकिन अब लुप्त हो चुका है। लेकिन दंपति शब्द में वह अर्थ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संस्कृत में बड़ी ई की मात्रा वाला दंपति शब्द ही सही है। अब तीसरी वर्तनी की बात करते हैं। तीसरी वर्तनी भी ऐसी ही है, लेकिन उसमें त में छोटी की मात्रा लगी हुई है, दंपति। हिंदी में यह भी बहुत प्रचलित है, पर ज़रा रुकिए, हिंदी में यही वर्तनी सही है। बड़ी ई की मात्रा वाला दंपति गलत है। ऐसा क्यों? वह ऐसा बड़ी ई की मात्रा वाला दंपति हिंदी में अपना लेने में, तत्सम रूप में अपना लेने में एक समस्या है। वह यह कि हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही चलते हैं, द्विवचन चलता ही नहीं। यदि हमें हिंदी में 2 पति लिखना हो तो भी हम छोटी की मात्रा वाला पति ही लिखेंगे, बड़ी की मात्रा वाला पति संस्कृत की तरह
नहीं लिखेंगे। जैसे रेखा और मीना के पति बाजार गए, तो यहाँ हम पति में छोटी की मात्रा ही लगाएंगे, जैसे एक वचन में लगाएंगे। तो जब हिंदी में पति शब्द ही नहीं बनता तो दंपति कैसे बनाएंगे? और यदि दंपति पति बना भी देंगे तो फिर पति जैसे छोटी ई की मात्रा वाले कपि और कवि भी अगर हमें दो लिखने हो तो कवि और कपि लिखने पड़ेंगे। इस तरह से पूरी भाषा ही गड़बड़ा जाएगी। तो कुल मिलाकर हिंदी में छोटी ई की मात्रा वाला दंपति ही सही है। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, संस्कृत में भले ही बड़ी की मात्रा वाले पति का प्रयोग होता हो, लेकिन भारत की अन्य भाषाओं में भी छोटी की मात्रा वाला दंपति शब्द का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे साझा भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि मेरे अपने हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि हम हिंदी भाषा को पूरी वैज्ञानिकता के साथ समझें, ना कि रटें। अब आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी शब्द की बात करते हैं, जो है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। आप और हम सब सही जानते हैं, लेकिन गलती यह कर बैठते हैं कि हम इसका विलोम शब्द मान लेते हैं भिज्ञ को, जबकि भिज्ञ तो कोई शब्द ही नहीं है। कैसे? अनभिज्ञ के टुकड़े करके देखते हैं। हम सोचते हैं कि अनभिज्ञ जो है वह भिज्ञ शब्द में अन निषेधार्थक अन उपसर्ग लगाने पर बना है, लेकिन मैंने कहा ना भिज्ञ तो कोई शब्द ही नहीं है, तो इसके टुकड़े कुछ ऐसे होंगे, अन अभिज्ञ। अब एक बार उल्टे इन शब्दों को देखिए। ज्ञ मूल शब्द है। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता या जानकार, जैसे बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, ज्ञाता, ये सारे शब्द ज्ञ शब्द से बने हैं। इससे पहले लगता है अभि उपसर्ग, उल्टा चलना है। अभि उपसर्ग लगता है, अभि का मतलब होता है भली भांति, तो अभिज्ञ बनता है। अभिज्ञ का मतलब हुआ सम्यक ज्ञान रखने वाला, किसी विषय की भली भांति जानकारी रखने वाला। अब इस अभिज्ञ में यह अभिज्ञ जो जानकारी रखने वाला है, सम्यक जानकारी रखने वाला है, उस अभिज्ञ में जब हम अन उपसर्ग जोड़ते हैं, हलचिन वाला अन, वह अन नहीं जो आप सोच रहे थे, हलचिन वाला अन भी उपसर्ग होता है और बिना हलचिन के अन भी उपसर्ग होता है। तो जब हम हलचिन वाला अन जोड़ते हैं तो अनभिज्ञ शब्द बनता है। तो जब अभिज्ञ का अर्थ है सम्यक जानकारी रखने वाला, तो अनभिज्ञ का अर्थ हुआ अनजान या सम्यक जानकारी नहीं रखने वाला। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा अनभिज्ञ तो सुना है, अभिज्ञ भी सुना ही है, लेकिन ये अभिज्ञ तो कहीं नहीं सुना। तो ऐसे दो उदाहरण देती हूँ जिससे आपको अभिज्ञ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ यह याद आ जाएगा। कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का नाम तो आपने सुना ही है। अभिज्ञान जो है उसमें वह अभिज्ञ से ही अभिज्ञान बना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को भूल जाते हैं, तो शकुंतला की अंगूठी देखकर ही बाद में उन्हें शकुंतला का अभिज्ञान होता है, यानी शकुंतला की पहचान होती है। वह अंगूठी जो है वह पहचान की वस्तु का कार्य करती है। तो यह अभिज्ञान का मतलब फिर से उनको अच्छे से जानना है। तो यह अभिज्ञान का अर्थ है शकुंतला की पहचान होना, शकुंतला को भली भांति पहचानना। इसी तरह रामायण में भी जब हनुमान जी राम जी की अंगूठी लेकर अशोक वाटिका सीता से मिलने जाते हैं, सीता के पास पहुंचते हैं, तो वे सीता से कहते हैं अभिज्ञानम प्रयच्छ त्वम जानियाद राघवो यतः, यानी आपका एक ऐसी पहचान, अभिज्ञान के लिए, आपकी पहचान के लिए कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे श्री राम आपको पहचान जाएं। तो देखा आपने, मैंने आपको दो उदाहरण दिए जहाँ अभिज्ञ शब्द, अभिज्ञान शब्द जो है वो प्रयुक्त हुए हैं। तो ये थे आज के तीनों शब्द। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ, तो आप वीडियो को साझा कीजिए औरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और हाँ, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।